नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी हस्ती मन्नू भंडारी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास उनकी आत्मकथा, एक कहानी यह भी कि कुछ हिस्से हैं। जी, और ये कोई आम आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों और घटनाओं का जिक्र है जिन्होंने मन्नू भंडारी को वो लेखिका बनाया जिन्हें हम आज जानते हैं। बिल्कुल, ये उनके बनने की कहानी है और हमारे पास जो अंश हैं वे उनके जीवन के सबसे शुरुआती, सबसे अहम सालों पर रोशनी डालते हैं। उनका बचपन और उनकी किशोरावस्था। तो आज हमारी पड़ताल इसी बात पर होगी कि अजमेर के एक 2 मंजिला मकान में रहने वाली एक आम सी लड़की कैसे अपने समय की इतनी बड़ी साहित्यिक और राजनीतिक आवाज बन गई। उसके व्यक्तित्व के ताने बाने में धागे कहाँ-कहाँ से आए। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे आपका बंटी या महाभोज, हाँ, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी सबसे खास बात यही है कि वे बहुत सरल भाषा में औरतों के मन की गहरी से गहरी बात कह देती हैं। सही बात है। तो कहानी शुरू होती है अजमेर के एक घर से। मनु जी बताती हैं कि घर की ऊपरी मंजिल पर उनके पिता का साम्राज्य था। हर तरफ किताबें, पत्रिकाएं, अखबार। और वो या तो कुछ पढ़ते रहते थे या किसी को डिक्टेशन देते रहते थे। और उनके पिता का व्यक्तित्व समझना मुझे लगता है इस पूरी कहानी की चाबी है। वो बहुत विरोधाभासी इंसान थे। मतलब जब वो इंदौर में थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो वो एक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, समाज सुधार और कांग्रेस से जुड़े हुए। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो अपने घर पर 8-10 छात्रों को रखकर पढ़ाते भी थे। जी, बहुत उदार और मददगार। लेकिन फिर एक बड़ा आर्थिक झटका लगा, अपनों से धोखा मिला और वो इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। और यहीं से सब कुछ बदल गया। सब कुछ। जो इंसान आंख मूंद कर सब पर भरोसा करता था, वो अब बेहद शक्की हो गया। वो एक तरफ तो बहुत कोमल और संवेदनशील थे, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही क्रोधी और अहमवादी। तो एक ही इंसान के अंदर 2 अलग-अलग इंसान बसते थे। पर इसका असर मन्नू जी पर कैसे पड़ा? बहुत गहरा असर। वो खुद लिखती हैं कि पिता की ये सारी खूबियां और खामियां उनके अपने वजूद का हिस्सा बन गईं। लेकिन एक चीज थी जिसने उन्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई। उनके पिता का गोरे रंग को लेकर जो एक आग्रह था। हाँ, बिल्कुल। उन्हें गोरा रंग बहुत पसंद था और मन्नू जी सांवली थीं। और उनकी बड़ी बहन सुशीला, हाँ, वो गोरी और स्वस्थ थी। हाँ। तो जाहिर है घर में तुलना होती होगी। तुलना होती थी, और वो भी ऐसी कि मन्नू जी के मन में एक गहरी हीन भावना बैठ गई, एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा। सोचिए, वो लिखती हैं कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ पाने के बाद भी वो आज तक इस भावना से पूरी तरह उभर नहीं पाई हैं। मतलब उन्हें अपनी कोई भी सफलता अपनी मेहनत का नतीजा नहीं लगती थी। सब तुक्का लगता था। ये तो बहुत दुखद है कि दुनिया आपको एक सफल लेखिका मान रही है, लेकिन आपके अंदर एक आवाज है जो कहती है कि तुम इसके लायक नहीं हो। बिल्कुल। और इस तस्वीर का दूसरा पहलू थी उनकी माँ। पिता के एकदम विपरीत। एकदम अनपढ़, लेकिन धैर्य और सहन शक्ति में जैसे धरती के समान। वो पिता की हर ज्यादती, बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज समझकर पूरा करती थीं। तो क्या वो उनके लिए एक आदर्श थी, एक प्रेरणा? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। नहीं, मन्नू जी अपनी माँ से हमदर्दी तो रखती थी, लेकिन उनका वो त्याग, वो मजबूरी में लिपटी सहनशीलता कभी उनका आदर्श नहीं बन सके। कभी नहीं। उन्होंने अपनी माँ की जिंदगी को एक सबक की तरह देखा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। ये उस जमाने की एक लड़की के लिए बहुत आधुनिक सोच थी। मतलब एक तरफ पिता का जटिल व्यक्तित्व जिसे वो छोड़ भी नहीं सकती, और दूसरी तरफ माँ का आत्मसमर्पण जिसे वो अपनाना नहीं चाहती। और इसी कश्मकश से उनका अपना रास्ता बना। और वो रास्ता तब खुला जब घर के बड़े भाई बहन पढ़ाई और शादी के लिए बाहर चले गए। और पहली बार पिता का ध्यान सीधे उन पर पड़ा। जी, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। पिता ने उन्हें रसोई में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। सोचे, उस दौर में जहाँ लड़कियों को अच्छी गृहिणी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ एक पिता अपनी बेटी से कह रहा है कि तुम्हारी जगह रसोई में नहीं है। वो चाहते थे कि मन्नू घर में होने वाली राजनीतिक बहसों में बैठे, देश दुनिया को जाने। जी, वो उन्हें चाय नाश्ता देने के बहाने वहीं बिठा लेते थे ताकि वो सुने, समझे और सीखे।
तो कह सकते हैं कि उनके अंदर राजनीतिक चेतना का पहला बीज उनके पिता ने ही बोया। बीज पिता ने बोया पर उसे पौधा बनाया उनकी हिंदी की प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने। शीला अग्रवाल, उनकी एंट्री से तो सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक मेंटोर थी, एक कैटलिस्ट थी। उन्होंने मन्नू भंडारी को साहित्य का सही मतलब समझाया। मतलब सिर्फ शरद प्रेमचंद पढ़ना ही काफी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि जैनेंद्र, अज्ञे, यशपाल को भी पढ़ो, उन किताबों पर बहस करो, किरदारों पर सवाल उठाओ। तो शीला अग्रवाल ने उन्हें एक पाठक से एक आलोचक बनाया, उन्हें सोचना सिखाया। और सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि एक्शन लेना भी सिखाया। जो राजनैतिक चेतना पिता ने घर की चार दीवारी में शुरू की थी, उसे शीला अग्रवाल ने कॉलेज और शहर की सड़कों पर उतार दिया। और वो साल थे 1946-47। देश आजादी के लिए उबल रहा था। हर तरफ प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, माहौल ही कुछ ऐसा था। और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उस माहौल में आग में घी का काम किया। मन्नू जी खुद लिखती हैं, उनकी बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। वाह, अब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं थी, वो उस क्रांति का हिस्सा बन चुकी थी। जी। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा नाटकीय हो जाती है, क्योंकि एक तरफ शहर में आजादी का बवंडर था और दूसरी तरफ घर में। बिल्कुल, पिता की दी हुई आजादी की सीमा सिर्फ घर तक थी। मतलब घर में उनकी उपस्थिति में लोगों के बीच उठो बैठो बहस करो, वो ठीक है। हाँ, लेकिन हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। प्रिंसिपल ने उनके पिता को खत लिखकर बुलाया। हाँ। खत में लिखा था कि आपकी बेटी की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। ये पढ़कर पिता आग बबूला हो गए। उन्हें लगा होगा कि बेटी ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वही गुस्से में भन्नाते हुए कॉलेज गए। मन्नू जी डर के मारे पड़ोस में जाकर छिप गईं कि अब तो घर में कहर बरपा होगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जब वो लौटे तो बेहद खुश और गर्व से भरे हुए थे। एक मिनट, क्या मतलब वो गए तो थे गुस्से में, लेकिन लौटे तो गर्व से? ये कैसे हुआ? हुआ ये कि प्रिंसिपल ने शिकायत की कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू का इतना रौब है कि उसके एक इशारे पर लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर आ जाती हैं। अच्छा। और ये सुनकर पिता का सारा गुस्सा गर्व में बदल गया। उन्होंने घर आकर बड़े गर्व से कहा, प्रिंसिपल कह रही थी कि तुम 3 लड़कियों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। वाह, मतलब यहाँ उनकी अपनी बेटी को विशिष्ट बनाने की इच्छा समाज के डर पर हावी हो गई। ठीक यही हुआ। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि ये तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, दूसरी घटना इसके एकदम विपरीत है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में एक हड़ताल हुई और उसके बाद उनके एक पुराने दकियानूसी दोस्त घर आए। जी, और उन्होंने आकर पिता को खूब खरी खोटी सुनाई कि आपकी लड़की लड़कों के साथ हुड़दंग मचाती फिर रही है। बिल्कुल, कोई मान मर्यादा है या नहीं। अब पिता के सामाजिक छवि पर सीधी चोट पहुंची। वो दिन भर गुस्से में भभकते रहे और फैसला सुना दिया कि मन्नू का घर से निकलना बंद। ये कमाल का अंतर्विरोध है। एक दिन पहले जो बात गर्व का कारण थी, वही आज अपमान की वजह बन गई। लेकिन फिर कुछ हुआ। उसी शाम एक और ड्रामा हुआ। घर पर पिता के एक और मित्र बैठे थे, डॉक्टर अंबालाल जी, जो शहर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और उन्होंने मन्नू को चौराहे पर भाषण देते सुना था। और वो तारीफ करने आए थे। अच्छा। और क्या धुआंधार तारीफ की। वो मन्नू के भाषण, उसके आत्मविश्वास की तारीफ करते जा रहे थे और पिता के चेहरे का भाव गुस्से से धीरे धीरे संतोष और फिर गर्व में बदलता जा रहा था। वो बस सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जी, ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि वो 2 नाव पर सवार थे। एक तरफ बेटी को खास बनाने की तीव्र इच्छा और दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि को लेकर उतनी ही सजगता। और वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महाभोज या आपका बंटी जैसे उपन्यासों में जो उलझे हुए ग्रे शेड वाले किरदार हैं, उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं उनके अपने पिता के इस विरोधाभासी व्यक्तित्व से आई? ये एक बहुत मजबूत संभावना है। जब आपका बचपन ऐसे माहौल में गुजरे जहां एक ही इंसान में आपको बहुत ज्यादा प्यार भी मिले और उतना ही ज्यादा गुस्सा और अहंकार भी, तो आप इंसानी रिश्तों की जटिलता को बहुत कम उम्र में समझ जाते हैं। सही बात है।
आप ही सीख जाते हैं कि कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। यही मनोवैज्ञानिक गहराई उनके लेखन की सबसे बड़ी ताकत बनी। जरा सोचिए उस लड़की के मन के बारे में। घर के अंदर उसे उसके सांवले रंग के लिए हीन महसूस कराया जाता है, लेकिन घर के बाहर वो एक पूरी क्रांति का चेहरा बन रही है। इसी उथल पुथल से तो महान साहित्य जन्म लेता है। तो इन अंशों को जोड़कर देखें तो मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व किसी एक सांचे में नहीं ढला। उसमें पिता के दिए आत्मविश्वास और उन्हीं के खिलाफ विद्रोह की छाया है। उसमें माँ के पारंपरिक रूप को देखकर उसे नकारने का संकल्प है। शीला अग्रवाल जैसी गुरु का मार्गदर्शन है और 1947 के उस तूफानी दौर की ऊर्जा है जिसने उन्हें बनाया। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। उनकी कहानियों के बीज, जटिल किरदार, मनोवैज्ञानिक गहराई और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाती सशक्त स्त्री पात्र, ये सब उनके इन्हीं शुरुआती अनुभवों की देन है। उनके जीवन ने ही उनके साहित्य के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। मन्नू भंडारी अपने पिता के अंतर विरोधों को बहुत बारीकी से समझती हैं, पर क्या वे कभी उस हीन भावना से पूरी तरह मुक्त हो पाईं जो उनके पिता ने ही उनके मन में डाली थी? और हम सब क्या कभी अपने अतीत और अपनी परवरिश की जटिलताओं से पूरी तरह आजाद हो पाते? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।